अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 301 कैलकुलस 2 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल के बारे में हमने कुछ डिस्कशन पहले कर ली थी और 3 डायमेंशनल का भी इंट्रो हमने थोड़ा सा कर लिया था कि जिसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉइंट के x, y एंड z। अब उसके कुछ एलिमेंट्स को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला 2 डायमेंशनल के लिए तो आप सबको पहले से ही आता होगा। जो क्या होता है, आपने कोई भी 2 पॉइंट्स हों उनके दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक P और दूसरा Q, तो उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब जब एक पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपने उन तीनों के डिफरेंस का स्क्वायर लेना है, उनको प्लस करना है एंड देन उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। यानी जो 2 डायमेंशन के लिए फॉर्मूला था ना वो यहाँ तक होता है, ठीक है, सिर्फ जिसमें x और y आ रहे होते हैं। अब 3 डायमेंशनल है तो उसके साथ z भी ऐड कर देंगे, बाकी उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, नोटेशन सेम रहती है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। और x, y, z जो हैं ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये q के x2 में से आपने p का x1 माइनस करना है, ठीक है, उसका स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह से इस y2 में से आप ये y1 माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे और सेम आपने z के लिए काम करना है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। Find AB, BC and AC if the points A and B are given। और साथ में आपको एक पॉइंट C भी दिया हुआ है, ठीक है। तीनों के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ये पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी y की होती है और तीसरी z की होती है। तो A भी फाइंड करने के लिए हमने A और B को डिस्कस करना है। देखिए जी, A का x2, B का x2 6 है और A का x जो है वो 3 है। तो आप x2 में से x1 माइनस करेंगे 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली y के लिए आपने 10 माइनस 2 कर देना है, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z के लिए आप करेंगे -1 माइनस 4 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, 6 माइनस 3 3, 10 माइनस 2 8 एंड -1 माइनस 4 विल बी -5। इनके स्क्वायर्स लें, इनको प्लस करें तो आपके पास A B का डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह से बी सी फाइंड करने के लिए आप बी और सी के पॉइंट को कंसिडर करेंगे, जो कि आएगा 9 माइनस 6 होल स्क्वायर। इसी तरह से y के लिए 4 माइनस 10 होल स्क्वायर एंड 1, और ये -1 है तो इसलिए वो हो जाएगा +1, क्योंकि एक फॉर्मूले का माइनस होता है और एक ये वाला माइनस है। तो 1 + 1 होल स्क्वायर, इसको हम पहले यूँ भी लिख सकते हैं, 1 माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर -1, तो वो बाद में हो जाएगा 1 + 1। उनके भी स्क्वायर्स ओपन करें, उनको प्लस करें और 49 आएगा, उसका स्क्वायर रूट लें तो वो आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जिसमें आप पॉइंट ए और सी को कंसिडर करेंगे। उसके बाद आ जाता है मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं 3 डायमेंशनल के लिए। 2 डायमेंशनल के लिए तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 2 पॉइंट्स अगर x1 y1 और x2 y2 गिवन हों तो उनका मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2/2, इसी तरह से y1 प्लस y2/2। अब साथ में z एक्सिस है तो उसके लिए भी आप सेम काम करेंगे, z1 प्लस z2/2, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो x, y और z तीनों का सेपरेटली आपने पॉइंट फाइंड कर लेना है। इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2 एंड 4 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 10 -1। अब मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए इसका जो x1 है 3, उसको इस x2 में यानी 6 में प्लस करेंगे, 3 + 6 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अब हमने y1 प्लस y2/2 करना है तो उसके लिए हम करेंगे 2 + 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 4 z की वैल्यू और यहाँ पे z की वैल्यू है -1, तो आ जाएगा 4 प्लस और z2 की जगह -1, तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 -1/2। सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास 3 आंसर्स आ जाते हैं, यानी मिड पॉइंट के भी 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x के लिए, एक y के लिए और z के लिए। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन एंगल्स की। डायरेक्शन एंगल्स किसे कहते हैं? डायरेक्शन एंगल्स 3 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। एक, अगर आपके पास लाइन है, अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है और ये एक तीसरा कोऑर्डिनेट है जो z एक्सिस है। अब आप कहते हैं आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ पे ये एक लाइन है, ठीक है जी। अब इस लाइन का x एक्सिस के साथ जो एंगल होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा के साथ, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कहें कि इसका जो y एक्सिस के साथ जो एंगल है
उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम बीटा कह देंगे। और थर्ड अगर हम बात करें जी एक्सिस के साथ, तो ये जो लाइन है इसका जी एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं गैमा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन भी कर दिया उनको। अल्फा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस, सिमिलरली गैमा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड जी एक्सिस। तो ये डायग्राम में भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इनको हम किस तरह से शो करते हैं। और ये आपने हमेशा याद रखना है कि अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू 0 से 180 के दरमियान होती है। कभी भी इन तीनों में से कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि जो अल्फा बीटा गैमा है, अगर सिर्फ अल्फा के लिए हम शो करना चाहें तो ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है 0 के और लेस देन या इक्वल टू होता है 180 के। ठीक है जी, इस तरह से अल्फा की जगह आप बीटा और गैमा भी लिख सकते हैं, उसके लिए भी नोटेशन सेम होगी। यहाँ अल्फा की जगह आप लिख सकते हैं बीटा और गैमा, ये दोनों साइड्स पे सेम रहेगा कि इनकी वैल्यू हमेशा 0 और 180 के दरमियान होती है। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज किसे कहते हैं। कोसाइन ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ये जो एंगल्स हैं इनका अगर हम कॉज ले लें, जैसे कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गैमा, तो उन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। एनी मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन का कोई मल्टीपल ले लें तो उसे हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं या डायरेक्शन नंबर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। अब आगे फॉर्मूलाज देख लेते हैं इनके। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करते हैं। आपके पास कॉज अल्फा की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो x के साथ डिवाइड करते हैं OP। अब OP क्या है, जैसे यहाँ हमने डायग्राम बनाई है ना, ये जो इसका ओरिजिन होता है उसको हम O के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो एंड पॉइंट होता है लाइन का उसको हम P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब OP क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, और 3 डायमेंशनल में क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y और z। x, y, z इसके 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, अब इसी तरह से जो ओरिजिन है इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम इन पे लगाते हैं ना तो वो आपके पास आता है √x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर। अब जीरोस तो खत्म हो जाएंगे तो सिर्फ OP की वैल्यू आ जाएगी √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर रूट और सामने x आता है। इसी तरह से बीटा की वैल्यू जब आपने फाइंड करनी है तो क्योंकि बीटा y एक्सिस के साथ होता है एंगल, तो y ओवर OP और ये यहाँ पे OP का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे ये इसका स्क्वायर रूट भी है यूँ। ठीक है, इसी तरह से जो z है वो उसके लिए जब कॉस गैमा हमने फाइंड करना है तो आप z के साथ OP को डिवाइड करेंगे, यानी z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये एक रिजल्ट है, ये आपने याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा हमेशा इक्वल होता है 1 के। जैसे हम कैलकुलस 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो साइन और कॉज होता है उनका अगर आप स्क्वायर ले लें, जैसे आप कहते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमेशा इक्वल होता है 1 के। फर्स्ट अगर आपको वो याद हो, फर्स्ट फंडामेंटल लॉ जो होता है जिसके अंदर पहला होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। इसी तरह से एक कॉट के लिए होता है। ठीक है, तो अगर 2 में स्क्वायर लें तो वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि इसमें कॉज हैं दोनों, इसमें कॉज और साइन डिफरेंट थे लेकिन इसके अंदर सेम होते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है। और इसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हो और आपसे कहा जाए गैमा फाइंड करें, तो आप यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, वहाँ जाके 1 में से माइनस कर देंगे और फिर आपने गैमा की वैल्यू निकाल लेनी है। डायरेक्शन रेशियोज फॉर 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स हैं आपके पास जिन्हें हम P और Q का नाम दे देते हैं तो इनकी डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं। तो डायरेक्शन को साइंस के तो हमने फॉर्मूलाज देख लिए कैसे फाइंड करते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, ये 3 फॉर्मूलाज हो गए। अब डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करनी है। डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये जो ऊपर वाले रिजल्ट थे ये एक पॉइंट के लिए थे, इसमें हमने सिर्फ एक पॉइंट लिया था। जैसे ये देखें
p, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो 0 होते हैं, तो हम सिर्फ p को डिस्कस कर रहे थे क्योंकि x माइनस 0 कर दिया हमने। लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं जिनके वैल्यूज में 0 नहीं है, यानी ये ओरिजिन नहीं है, ये p और q दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो उसके लिए डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, g2 माइनस g1 होंगी। इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइन जब हमने फाइंड करने हैं ना, तो उसमें हमने कहा था cos अल्फा इक्वल होता है x ओवर OP, क्योंकि हम O और P के दरमियान डिस्टेंस ले रहे थे, तो यहाँ पे P और Q है, तो इसलिए नीचे P और Q आएगा और ऊपर दोनों के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके आएगा x2 माइनस x1 ओवर PQ। इसी तरह से cos बीटा के लिए y2 माइनस y1 और cos गामा के लिए z2 माइनस z1 ओवर PQ। अब PQ का फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही पता होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है जी, कि PQ जब भी फाइंड करना है आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड करना है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। फाइंड डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन 2 पॉइंट्स P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं आप, 3 दिए हुए x y z, और Q के भी 3 है। तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करनी है, देन हम इनके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे। डायरेक्शन रेशियोज का हम फॉर्मूला ऊपर देख चुके हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो यहाँ से x2 की वैल्यू आपको नजर आ रही है 7 है और x1 की 1 है, तो 7 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो आ गई। y2 माइनस y1 करें और z2 माइनस z1 करें तो तीनों आपके पास ये आंसर्स आ जाते हैं डायरेक्शन रेशियोज के। अब आपने डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं, तो ये ऊपर सामने आपको फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, इनको अभी हमने डिस्कस भी किया है, इनको आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है जी। x2 माइनस x1 की वैल्यू आ गई आपके पास, ये आपने जो 6 वैल्यू आई है वो इस फॉर्मूले में पुट करनी है, और नीचे PQ। अब PQ वैल्यू हमें पता होनी चाहिए पहले, तो इसलिए हम ये जो PQ का फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करके पहले इसका आंसर निकालेंगे। और यहाँ पे P और Q पॉइंट्स भी गिवन है, तो आप पहले 7 माइनस 1 होल स्क्वायर करेंगे, फिर y2 माइनस y1 के लिए यहाँ y है -2 और यहाँ y है 3, इन दोनों को माइनस कर दें, ठीक है। सिमिलरली आपने C के लिए करना है 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर्स ओपन करें, ऐड करें, तो ये PQ का आपके पास आंसर आ गया। अब आप इजीली जो है वो डायरेक्शन को साइंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने x2 माइनस x1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली और PQ की भी, दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आपके पास cos अल्फा पहला डायरेक्शन को साइन आ गया। इसी तरह से cos बीटा के लिए y2 माइनस y1 ओवर PQ, उन दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, और cos गामा के लिए भी जो आपने वैल्यूज फाइंड की हैं वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, कि दो सरफेसेस अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो उनको हम किस तरह से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस इज अ कर्व इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये आपने बात याद रखनी है कि 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे को कट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी तो वो हमेशा एक कर्व बनाती हैं, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है कर्व इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशंस। और ये जो कर्व बनेगी, क्योंकि ये दो सरफेसेस के इंटरसेक्ट करने से बन रही है, इसलिए इसकी 2 इक्वेशंस होंगी। इसके ग्राफ को हम 2 इक्वेशंस के साथ शो करते हैं, एक इक्वेशन से ये एक्सप्लेन नहीं होती। नेक्स्ट देखिए इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। अगर 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे हम, इफ 2 प्लेन्स आर नॉट पैरेलल देन दे इंटरसेक्ट एंड देयर इंटरसेक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर दो ऐसे प्लेन्स जो आपस में पैरेलल ना हो, पैरेलल का मतलब है कि जिनके अंदर 0 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस जो होती है ना वो तो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को। अगर ये एक पैरेलल लाइन है और ये दूसरी पैरेलल लाइन है तो ये कहीं भी जाके एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी, तो इसलिए लाइंस का पैरेलल होना ये कंडीशन है कि पैरेलल वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो लाइंस पैरेलल ना हो फिर वो एक दूसरे को कट करें तो इनकी जो इंटरसेक्शन है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जी हमारे पास टेबल आ रहा है जिसके अंदर रीजन, डिस्क्रिप्शन और इक्वेशन के हेडिंग से 3 कॉलम्स हैं। सबसे पहले अगर आपके पास XY प्लेन हो तो इसके अंदर जब आप पॉइंट लिखेंगे ना तो उसमें x और y की तो वैल्यूज होंगी, लेकिन z की जगह 0 आएगा क्योंकि ये इसके अंदर z मिसिंग है, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन है वो बनेगी z इज इक्वल टू 0। इस तरह से xz प्लेन के अंदर जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें x और z की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन y की जगह 0 होगा और इसकी इक्वेशन भी यही बनेगी y इज इक्वल टू 0। इसी तरह से y z के अंदर क्योंकि x नहीं है तो आपने x की जगह 0 रखना है और इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 0। देन
अगर रीजन सिर्फ एक्स एक्सिस पे कंसिस्ट कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस का रीजन लें अगर हम, तो उसके अंदर y और z दोनों की 0 होंगी वैल्यूज, और इनकी इक्वेशंस भी दो बनेंगी y0 एंड z इज इक्वल टू 0। जिस तरह से y एक्सिस के अलॉन्ग जो रीजन होगा उसमें y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन x और z 0 होंगे, और इन दोनों की इक्वेशंस भी इस तरह से लिख लेंगे हम। इसी तरह से z के लिए आपने देख लेना। अब जो जनरल इक्वेशन होती है प्लेन की, वो आपने याद रखनी है। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। एक x का कोएफिशिएंट, एक y का कोएफिशिएंट, एक z का कोएफिशिएंट, और साथ में एक कांस्टेंट नंबर जिसे हम d के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जनरल इक्वेशन आपने याद रखनी है। उसके बाद है जनरल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स की जनरल इक्वेशन आपने ये भी याद रखनी है, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर प्लस z माइनस z नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और राइट सर्कुलर कोन जो होती है उसकी जनरल इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका जो एंगल होता है वो इक्वल टू π/4, यानी जिसे हम 45 डिग्रीज कहते हैं। उसके बाद अगर सर्कुलर सिलेंडर हो तो उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बस आपने इनकी इक्वेशंस की फॉर्म याद रखनी है। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आए तो इन इक्वेशंस को यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं।